नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए जो 36 सीरीज देख रहे थे, आज हम 36 सीरीज में क्लास नंबर 19 को देखेंगे। इससे पहले हमने 18 क्लास करा दिया है। साथ ही जो बच्चे कंटेंट बाय करे हैं उनको कंटेंट की पीडीएफ भी दे दी गई है। आशा करते हैं कि आप देख समझ रहे होंगे और अपने तैयारी को एक सही डायरेक्शन में ले जा रहे होंगे। देखिए, मैं चाहूँगा कि ये मेंस के डेट से पहले अधिक से अधिक क्लास करा दिया जाए ताकि आपको अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। बिना किसी बात को स्किप किए हुए वीडियो को अंत तक देखिएगा, इसकी फ़ायदा आपको एग्जाम हॉल में समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, चाहे तो एसएससी का है। अब एसएससी के लिए 2 ई बुक है। एक तो पैरासीटामोल 500 है जो ये फाउंडेशन के लिए है, और एक आपका मार्क बूस्टर पैरासीटामोल 2.0 भी परसों के दिन रिलीज कर दिया गया था, तो एसएससी के लिए है। रेलवे के लिए परीक्षा दर्पण नामक ई बुक है। बीएसएससी बिहार पुलिस दरोगा की भी कंटेंट अवेलेबल है। तो एसएससी प्रे टू मेंस, रेलवे के सभी एग्जाम और बिहार एसएससी पुलिस दरोगा इत्यादि की कंटेंट अवेलेबल है, आप लोग ले सकते हैं। इस मेंस के अलावा एक अभी एसएससी जीडी स्पेशल सफलता सीरीज भी स्टार्ट कर दी गई है। तो जैसा आपका रिक्वायर्ड है 1 स्टेप सोल्यूशन पा सकते हैं जीके जीएस का। इस मोबाइल नंबर पे कंटेंट को व्हाट्सएप के थ्रू बाय कर सकते हैं मैसेज करके, या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करेंगे तो भी आपको व्हाट्सएप पे ले जाएगा, वहाँ से कंटेंट बाय करेंगे। शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से बीसीसीआई द्वारा संचालित घरेलू क्रिकेट में के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मतलब जो बीसीसीआई ऑर्गेनाइज करवाता है आपका डोमेस्टिक फॉर्मेट की क्रिकेट, उसके संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, ऐसा पूछ रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002-03 में किया गया था। बीसीसीआई के द्वारा संचालित एक दिवसीय फॉर्मेट 50 ओवर वाली टूर्नामेंट है। जी सर, विजय हजारे ट्रॉफी जो है ये 50 ओवर वाली खेल का प्रारूप है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो रहा है। वर्ष 2023 के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विजेता बड़ौदा रहा था। सर ये गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो पहला आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब आते हैं एक एक बात को ध्यान से समझते हैं, है ना, किस प्रकार से स्टैटिक वर्जन क्वेश्चन को जो है आप करंट से रिलेट करेंगे ताकि आपको कहीं से भी पूछे तो आप आराम से जवाब कर पाओ। विजय हजारे ट्रॉफी की शुरुआत 2002-03 में किया गया था। यह बीसीसीआई द्वारा संचालित एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है। यहाँ से अगर, है ना, करंट से नहीं पूछता है तो ये बात पूछता है कि विजय हजारे किस प्रकार के फॉर्मेट का खेल है, तो आप कहते हो एक दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट है, 50 ओवर वाला है। इसमें विभिन्न राज्य के टीम भाग लेते हैं। 2023 के लिए जो विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता रहे हैं लेटेस्ट वाला, ये आपका हरियाणा है ना, राजस्थान को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की शुरुआत 2007 में हुई थी। यह T20 का प्रारूप है। सैयद मुश्ताक अली कैसा है, T20 है। विजय हजारे अभी देखे आपने, वनडे था, है ना। बीसीसीआई के द्वारा संचालित होता है सैयद मुश्ताक। इस सीरीज का नाम मुश्ताक अली के नाम पे रखा गया, नाम से स्पष्ट है। वर्ष 2023 के लिए विजेता जो है मुश्ताक अली ट्रॉफी का, ये पंजाब है, उपविजेता बड़ौदा है। 2024 के लिए कहेगा तो विजेता मुंबई है, उपविजेता एमपी है। तो इनमें से दोनों में से कोई भी पूछे, है ना, करेंट से, तो भी आप जवाब दो। इसकी फॉर्मेट पूछे, स्टार्टिंग पूछे, तो भी आप जवाब दो। इनके अलावा रणजी ट्रॉफी यह फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है। जहाँ जहाँ फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट लिखा है क्रिकेट का, मतलब समझिएगा टेस्ट क्रिकेट से, ठीक है। तो रणजी ट्रॉफी जो है टेस्ट वर्जन खेल है, बीसीसीआई के द्वारा संचालित होती है। यह टूर्नामेंट की शुरुआत भारत के पूर्व टेस्ट क्रिकेटर रंजीत सिंह के नाम पे रखा गया है। रंजीत सिंह स्वतंत्र भारत में खेलते थे, भारत के लिए टेस्ट खिलाड़ी थे, है ना। 1934 में स्टार्ट किया गया था इस टूर्नामेंट को, रणजी को। 2023-24 के विजेता मुंबई है, विदर्भ को हराकर। 2022-23, है ना, 2022-23 की रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने जीती थी, फाइनल में बंगाल को 9 विकेट से हरा के। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे। अगर बहुत लेटेस्ट वाला पूछता है रणजी, तो इनके विनर जो है मुंबई है, अपने भाई विदर्भ को हरा के, क्योंकि ये भी महाराष्ट्र का एक रीजन है विदर्भ। लेकिन इससे पहले वाला अगर 22-23 वाला पूछा जाता है तो विजेता सौराष्ट्र रहेगा, उपविजेता रहेगा खाली बंगाल, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। इनके अलावा मुंबई अब तक कितने बार रणजी ट्रॉफी के विजेता बने हैं, तो बहुत ही खतरनाक आंकड़ा है, 42 टाइम्स, है ना। ईरानी ट्रॉफी, अब ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का फॉर्मेट है, ईरानी ट्रॉफी, इन्हें भी ध्यान रखेंगे।
ईरानी ट्रॉफी 2023 के विजेता रेस्ट ऑफ इंडिया है, सौराष्ट्र टीम को हराकर। ईरानी ट्रॉफी 2024 के विजेता मुंबई बने हैं, है ना, किसको हरा के, है ना, मुंबई जो बने हैं ये बने हैं शेष भारत को हरा के, रेस्ट ऑफ इंडिया। तो ईरानी ट्रॉफी 2023 के विनर है रेस्ट ऑफ इंडिया, शेष भारत। 2024 के विजेता है मुंबई। क्रिकेट का फॉर्मेट रहेगा फर्स्ट क्लास, है ना, फर्स्ट क्लास प्रथम श्रेणी घरेलू टूर्नामेंट, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा दिलीप ट्रॉफी, ये भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट टूर्नामेंट है, ये भी टेस्ट के जैसा है, बीसीसीआई के द्वारा संचालित है। शुरुआत 61-62 में हुआ था। यह ट्रॉफी का नाम दिलीप सिंह के नाम पे, जो इस बार सीजीएल प्रे में आपसे पूछा गया था कि भाई ये जो ट्रॉफी का नाम है किसके नाम पे है ना। वर्ष 2023 के विजेता साउथ जोन है, वेस्ट जोन को हरा के, और 24 के विजेता इंडिया ए है, इंडिया सी को हरा के, है ना। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है, मुख्यालय मुंबई में है। अध्यक्ष पहला आर ग्रंट गोवन था, अभी वर्तमान अध्यक्ष रोजर विनी है ना। ध्यान रखेंगे इतनी बातों को। चलते हैं आगे। ये कुछ हमारे जो पैरासीटामोल 2.0 रिलीज हुआ है, मार्क बूस्टर टाइप का है। अगर आपका मार्क इनहेंस करना है, खास करके एसएससी के एग्जाम में, आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। ये पैरासीटामोल 500 जो हमारी पहली ई बुक है और ये अपने आप में कमाल है, इसकी कमाल आपने देख लिया होगा। ये भैया S36 जिसे अभी आप वॉच कर रहे हैं, जो स्पेशल मेंस और उनके नीचे की एग्जाम के लिए। अच्छा, बहुत सारे बच्चे का ये रहता है, कभी कभी तो हंसना आता है कि सर मैं CHSL की तैयारी करता हूँ तो उसके लिए अलग क्लास आएगी ना सर। अरे भाई SSC की मैं प्योर कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ के तो देखिए, थोड़ा दिन बिता के तो देखिए। बस थंबनेल पे ही जाओगे, जो दुनिया भर का ऊपर में लिखेगा वो देखोगे नहीं। ठीक है, परीक्षा दर्पण है, ये रेलवे के लिए है, और ये अभी मैंने SSC के लिए एक और सीरीज छोटा सा स्टार्ट करा है 30 वीडियो का, सफलता सीरीज। ये भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, तो जैसा रिक्वायर्ड है कर सकते हैं। अगला है शुद्ध निवेश निकालने हेतु सकल निवेश में क्या घटाया जाता है। अगर आपको थोड़ा भी मेरा बात याद रह पाता हो तो इस क्वेश्चन को यूं ही आप बना देंगे। मैंने आपको कहा था कि जहाँ भी इकोनॉमिक्स के जो अभी फॉर्मूले होते हैं वहाँ पे जी मतलब ग्रोश मतलब सकल, है ना। जैसे ही ये सकल वाली बात आती है, इसमें से जैसे ही हम डिप्रिसिएशन को घटाएंगे तो ये GN में कन्वर्ट हो जाता है मैक्सिमम टाइम, अब ये नेट बन जाता है ना। तो ग्रॉस में से जैसे ही मूल्यह्रास अर्थात डिप्रिसिएशन को घटाते हैं तो G बदल के N हो जाता है। तो N यहाँ पे शुद्ध निवेश आपका निकालना है, नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, और यहाँ सकल निवेश में से क्या घटाना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से घटाना है, मतलब डिप्रिसिएशन का बात हो रहा होगा साहब, तो डिप्रिसिएशन आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे 3 क्वेश्चन और भी आपके एग्जाम्स में आते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालने के लिए मैंने कहा G में से घटाओ, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP में से डिप्रिसिएशन को घटाएंगे। एक बात लिख लो, नोट कर लो, है ना, एक बात जो है लिख लीजिए यहाँ पे कि, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डिप्रिसिएशन होगा। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी GDP माइनस डिप्रिसिएशन होगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, आराम से समझ में आ जाएगी। देखिए NDP मतलब GDP माइनस डिप्रिसिएशन, NNP नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट माइनस बराबर GNP माइनस आपका डिप्रिसिएशन। आप देख रहे हो G में से जैसे ही डिप्रिसिएशन घटता है, ये G जो है N में कन्वर्ट हो जाता है। इतना भी याद रखे तो डिप्रिसिएशन वाला मामला सॉल्व हो जाएगी। NNP ही किसी देश का राष्ट्रीय आय कहलाता है सर। जो NNP है ना, नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, वो किसी भी देश का राष्ट्रीय आय कहलाएगा, और यही राष्ट्रीय आय को जब देश की कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो पर कैपिटा इनकम प्राप्त होता है उस पार्टिकुलर देश का, रीजन का। ठीक है। डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम क्या होता है? डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम है कि वो ऐसा इनकम है जिसको आप खर्च कीजिए, उड़ाइए, लुटाइए, कुआं में डालिए, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन जो ग्रॉस इनकम होता है आपका, पर्सनल इनकम, ग्रॉस इनकम, उस पर सरकार की टैक्स इंक्लूड होती है। तो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम हम कैसे निकालते हैं कि पर्सनल इनकम जो आपका हुआ उसमें से पर्सनल डायरेक्ट टैक्स जो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है जैसे इनकम टैक्स, ये सब घटाने के बाद जो आपके बचता है वो आपका हो जाता है भैया डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। ठीक है।
जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था द्वारा एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य है, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, जीडीपी किसी भी देश में सेम फार्मूला एप्लीकेबल होगा, चाहे इंडिया हो, अमेरिका हो, किसी भी देश का जीडीपी वही होता है कि एक जो है फाइनेंशियल ईयर में उत्पादित सभी जो है आपका सेवाओं और वस्तुओं का अंतिम जो आपका मूल्य होगा मौद्रिक, उसे जीडीपी कहते हैं। यहाँ पे नोट करके एक बात लिखा है कि जीडीपी में होने वाली वार्षिक उतार चढ़ाव को ही उस देश के अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव काउंट किया जाता है। ऊपर के बात से अगर इसकी तुलना करें तो जस्ट विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। सर आपने ऊपर में कहा था कि एनएनपी ही किसी देश का राष्ट्रीय आय होता है। जी हमने कहा था और ये सही भी है, लेकिन हम मोटे तौर पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं या अपने देशीय स्तर पे ही बात करते हैं कि हमारे देश की जो है आज स्थिति क्या है, तो हम सबसे पहले जीडीपी को पकड़ते हैं सर, कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, घट गई है। इससे पता चलता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले जीडीपी में होने वाली वार्षिक उतार चढ़ाव ही किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो है मोटे तौर पे वृद्धि का मात्रक होता है। समझ में आया? बातों को समझते चलेंगे, समझ में आएगी। आज मैं थोड़ा स्लो इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अनिल कुमार यादव नाम का एक बच्चा है जो मेरे प्रिय भी हैं और इन्होंने कहा कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाइए, तो इनको बात को मैं रख लिया हूँ। मैं भी जानता हूँ कि मैं थोड़ा स्लो पढ़ाना चाहिए मुझे, लेकिन जब भी मैं फास्ट पढ़ाता हूँ तो समझिएगा कि मेरे पास उस समय कम होता है और मुझे निकलना होता है ड्यूटी इत्यादि के लिए। आप समझते हैं मेरे लिए आसान नहीं है ये मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं है। बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैं किसी बुक चाहे कहीं से छापा, कॉपी पेस्ट किया और पढ़ा दिया। जी नहीं, रिसर्च थिंकिंग बहुत टाइम लगता है, इसीलिए नहीं तो रोज़ नहीं क्लास आता। मुझे भी पता है 18 को एग्जाम है, मैं सब दिन करा के ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन नहीं करा पाऊँगा सब दिन, है ना, क्योंकि क्वेश्चन नहीं जुटा पाऊँगा भाई। कुछ भी पढ़ा दो इसका क्या मतलब, है ना। ये हो गया। अब देखिए जीएनपी क्या होता है। जीएनपी होता है कि जो अभी जीडीपी अभी आपने ऊपर में देखा था, जीडीपी में विदेश में देशी नागरिक द्वारा अर्जित धन माइनस विदेशी नागरिक द्वारा देश में अर्जित धन। नहीं समझ में आया? आइए देखिए जीएनपी में जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में क्या करते हैं, एक्स को जोड़ देते हैं और एम को घटा देते हैं। कहीं कहीं मैं पहले पढ़ा दिया होऊंगा कि एम को जोड़ देते हैं, एक्स को घटा देते हैं। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका फुल फॉर्म आपको आना चाहिए कि ये क्या जोड़ रहे हैं क्या घटा रहे हैं। तो ये जो जोड़ने वाली चीज़ है ये क्या है कि भाई एक राम नाम का आदमी है और ये जो है कुवैत में जाके कमा रहा है ना, कुवैत में जाके कमा रहा है। तो इनके जो द्वारा उपार्जित धन है ये जीडीपी में जोड़े जाते हैं। और ये एम जो है ये मैक नाम का आदमी है और ये जो है इंग्लैंड के रहने वाले हैं और बिहार में लिट्टी चोखा बेच के कमा रहे हैं। तो क्या करते हैं, जो ये मैक कमा रहा है अपने देश में, है ना, तो इसको घटा देते हैं, है ना। अब सिंपल सी बात है ना कि ये मैक का जो जीएनपी होगा इंग्लैंड के जीएनपी में जुड़ेगा ये मैक का आय। ठीक है मेरे भाई, जहाँ के रहने वाले हैं। तो ऐसे भी आप दिमाग लगाएंगे तो पकड़ लेंगे। व्यक्तिगत आय क्या होता है, हाँ सीजीएल नहीं, इस बार शायद ये जो है आपका जो एक और एग्जाम हुआ था सर अभी सीएचएसएल के बाद सबसे लास्ट में कौन सा हुआ, एमटीएस में ये पार्टिकुलर पॉइंट आपसे पूछा गया था कि व्यक्तिगत आय क्या होता है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए थे, सभी स्रोतों से प्राप्त आय, इनकम टैक्स और भी 2-2 3-3 4-4 चीज लगा रहे थे। तो भाई व्यक्तिगत आय जो होते हैं ना, एक आदमी को चाहे धन के 50 स्रोत हो, वो अगर कमा रहा है तो वो इनका पर्सनल इनकम है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी स्रोत जरूर मेंशन करें जब भी व्यक्तिगत आय है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम कारक लागत पर का सूत्र पूछा जाता है, इसे VVI कर लेंगे। देखने में ये भले बड़ा लगता है, लेकिन अगर इसकी लैंग्वेज पकड़ लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय कारक लागत पर, है ना, फैक्टर कोस्ट पे। तो NNP होता है आपका एट फैक्टर कोस्ट बराबर NNP, है ना, NNP मार्केट वैल्यू पे माइनस आपका इनडायरेक्ट टैक्स होगा और प्लस आपका सब्सिडी होगा। इतना छोटा तो सूत्र है। ये जो FC देख रहे हैं ये फैक्टर कॉस्ट का है, ये जो आपका MP देख रहे हैं ये मार्केट प्राइस देख रहे हैं, और कुछ डरने की बात है नहीं, बहुत छोटा सा सूत्र है ना। वास्तविक राष्ट्रीय आय क्या होता है किसी भी देश का, ये एक स्टेबल कीमत पे तय किया जाता है और इसके लिए एक आधारी वर्ष होता है ना, एक आधारी वर्ष फिक्स रहता है, उसके अनुसार इसे तय किया जाता है। अगले प्रश्न है ना, अगला है कर्मयोगी भक्ति योगी ज्ञान योगी नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, है ना, मैं मास्टर, ये सभी पुस्तक के लेखक हैं सर स्वामी विवेकानंद साहब, है ना, इन्हें ध्यान रखेंगे। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में ऐतिहासिक भाषण दिए थे जो आज अमर है। इनसे भी हमें सीख लेना चाहिए। मान लीजिए एकदम सिंपल परिवेश में वो हजारों हजार के तादाद में बैठे विद्वानों के बीच में इंडिया से विवेकानंद साहब जाके वहाँ पे जो है एक भाषण देते हैं। मान लीजिए भाषण देने से पहले ही वहाँ डिनाई कर देता वहाँ का श्रोता, दर्शक, विद्वान, आप क्या दोगे, आप क्या दोगे, तो क्या आज ये अमर हो पाते? मैं धोनी साहब को बहुत पसंद करता हूँ। अगर जिंदगी भर मैं धोनी को ही विकेट कीपर के रूप में देखूँ तो क्या ऋषभ पंत कुछ गुनाह किया था, है ना? तो वही बात है, कवर देख के जस्टिस न दें कि भैया ये किताब कैसा हो सकता है ना। हो सकता है कवर फटी पुरानी हो, अंदर किताब में अच्छे मटेरियल हो, है ना। इसीलिए पढ़ाने आया हूँ, थोड़ा पढ़िए। मैं जानता हूँ कि बहुत सारे बच्चे इसीलिए चले जाते हैं, अरे 10 बच्चे पढ़ ही रहे हैं, क्या पढ़ाएंगे, लेकिन आप उस 10 में से हो जिनको नौकरी होने वाला है, समझिए, है ना। उन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कोलकाता में किए थे। इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख पुस्तकों में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, राजयोग, ये जो 4 योग वाला है ना, इसमें से 3 का पेयर पकड़ के आपसे पूछेगा कि ये किताब के राइटर कौन है। लेक्चर्स फ्रॉम टू कोलंबो टू अल्मोड़ा और मैं मास्टर इत्यादि पुस्तक के लेखक भी जो है विवेकानंद साहब हैं। भारत में प्रतिवर्ष हम 12 जनवरी को जो युवा दिवस मनाते हैं, ये विवेकानंद के जन्मदिन पे मनाते हैं, जबकि राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। इन्होंने बेलूर मठ की स्थापना पश्चिम बंगाल में करा था। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक मनमोहन सिंह साहब हैं, जो अब हमारे बीच नहीं है। मैं नास्तिक क्यों हूँ, इस पुस्तक को एग्जामिनर कई दफ़ा पूछे हैं। ये भगत सिंह जी की है ना। भगत सिंह जी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। असेंबली में बम कब फेंका, तो 1929 में फेंके थे। बम फेंकते समय इनके साथ और कौन शामिल थे, तो बटुकेश्वर दत्त साहब शामिल थे। इनके अलावा इनकी फांसी तो 23 मार्च 1931 को दिया गया था। इनके अलावा इनकी किताब यहाँ मैं नास्तिक क्यों हूँ। इनके अलावा जो संस्था है ये HRA से जुड़े हुए थे, ये HSRA से जुड़े हुए थे। HSRA ये जो है आपका नौजवान सभा से जुड़े हुए थे 1926 में। तो ये सब ध्यान रखेंगे। ये HRA में ज़्यादा एक्टिव तो नहीं रहा, लेकिन ये HSRA का नाम भी इन्होंने ही दिया है और नौजवान सभा में पूर्णतः इनके द्वारा ही गठन किया गया था। द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हैं। इनके जन्मदिन पर हम पराक्रम दिवस मनाते हैं 23 जनवरी को, है ना। वेटिंग फॉर वीजा नामक पुस्तक के लेखक सर भीमराव अम्बेडकर है। संविधान का निर्माता माना जाता है। भीमराव अम्बेडकर बहिष्कृत हितकारिणी सभा, मंदिर प्रवेश आंदोलन इत्यादि भी चलाए। पूना पैक्ट 1932 में किए। 30, 31, 32 में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए थे। तो ये एकमात्र भारतीय हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है। मिल्खा सिंह वो सबसे पहले शख्स हैं जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे। तो ये कुछ बात ध्यान रखेंगे। अगला है प्रो कबड्डी लीग के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। प्रो कबड्डी लीग 2024 में उप विजेता हरियाणा स्टीलर्स रहा था। पुनेरी पल्टन विजेता रहे थे। यहाँ पे 2024 से 2023 2024 लिख लेंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं इसे करेक्शन करके दूंगा। प्रो कबड्डी लीग में अब तक सबसे अधिक बार विजय पटना पायरेट्स रहे हैं, 1 2 3 3 बार रहे हैं। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है। ऊपर में खाली 23-24 करना है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है 2014 ईस्वी में हुआ था। प्रथम प्रतियोगिता के विजेता जयपुर पिंक पैंथर था। पटना पायरेट को प्रो कबड्डी लीग 3 बार विजेता रहे हैं, ये आप ध्यान रखेंगे सबसे अधिक बार। जैसे IPL सबसे अधिक बार चेन्नई और मुंबई दोनों बराबर हैं 5-5 बार। 2023 में विजेता पुनेरी पल्टन रहा था, जिन्होंने फाइनल में हरियाणा स्टीलर्स को हराया था। 2023 में 12 टीम हिस्सा लिए थे और इंडिया के 12 शहरों में कराए गए थे। आजकल एक फैशन चला है कि कोई भी जो बड़े गेम ऑर्गेनाइज होता है वो कितने शहरों में हुआ, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी आते हैं। तो यहाँ पे 12 टीम 12 शहर, पुनेरी पल्टन विजेता, हरियाणा स्टीलर्स उप विजेता 2023 के लिए। 2024 के लिए हम आएंगे, है ना। 2024 में जीत गया है हरियाणा, है ना, पटना पायरेट्स को हरा के। नीचे देखेंगे 2022 का भी देख लेते हैं, क्योंकि आप मेंस देने जा रहे हैं और मेंस में मैंने अभी तक जो मैन कर पाया कि जो आपका कोई भी चीज़ प्रचलन में है, हाल फिलहाल चर्चा का है, तो लेटेस्ट वाला ना पूछ के 1 साल पहले वाला पूछता है।
ठीक है। तो प्रो कबड्डी लीग 2022 के विजेता जयपुर पिंक पैंथर रहा था अभिषेक बच्चन, है ना। फाइनल मैच में उन्होंने पुनेरी पल्टन को हराया था। ये कर्मा है सर। 22 में पुनेरी पल्टन हारा, 23 में जीत गया, है ना। इसके अलावा 23 में हरियाणा हारा, 24 में जीत गया। तो क्या ही बोलेंगे, सब कर्मा है ना। अब प्रो कबड्डी लीग 2024 में भारत के 3 शहर पुणे, नोएडा तथा हैदराबाद में 11वीं सीजन का प्रतियोगिता कराई गई। इसमें विजेता हरियाणा स्टीलर्स रहा था, उप विजेता पटना पायरेट्स रहा था। इसमें भी 12 टीम हिस्सा लिए थे। कहने का मतलब है कि 22, 23, 24 जो उप विजेता रहे हैं अगले साल विजेता बनते गए। ठीक है मेरे भाई। 2014 प्रथम सीजन के विजेता जयपुर पिंक पैंथर्स रहा था, यू मुंबा को हरा के। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, 2 फैराडे और 5 फैराडे के 2 कंडेंसर कहिए या संधारित्र कहिए, कैपेसिटर कहिए, कुछ भी कहिए। 2 फैराडे 5 फैराडे के 2 कैपेसिटर श्रेणी क्रम में जो है आपका जुड़ा हुआ है। इस सीरीज में जुड़े हुए कंडेंसर के समानांतर एक तीसरा कंडेंसर जुड़ा हुआ है जो 3 फैराडे की है। परिणामी कैपेसिटी क्या होगी? देखिए, इसे बनाने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, यहाँ पे लिख रहा है कि 2 कंडेंसर जो है ना, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से मान लीजिए 2 कंडेंसर जो है आपका यहाँ से श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अब बोल रहा है कि जुड़े हुए हैं। कंडेंसर के समांतर एक तीसरा कंडेंसर भी जुड़ा हुआ है ना। अब ये समानांतर इसके मान लीजिए कि एक तीसरा कंडेंसर जुड़ा हुआ है, इस प्रकार से इन दोनों के ऐसे, है ना। तो यहाँ से आपका परिणामी जो आपका इसके कैपेसिटी होगा ये फाइंड करने को बोल रहा है। अब जैसे हम रेसिस्टेंस निकालते थे, जैसे इसी का रेसिस्टेंस निकाल ले कि भाई 2 जो है 2 ओम का, मान लीजिए कि एक 3 ओम का है और ये दोनों को बोल रहे हैं कि ये श्रेणी में जुड़ा हुआ है। तो फाइनल रेसिस्टेंस हम पहले यहाँ तक का निकालते थे तो 5 ओम होते थे, क्योंकि जो सीरीज में होता है तो रेसिस्टेंस निकालने के लिए R1 + R2 कर देते हैं। 3 बार होगा तो R3, 4 बार होगा तो R4 भी जोड़ देंगे, है ना। अब पैरेलल में होगा तो R पैरेलल निकालने के लिए 1/R पैरेलल बराबर होता है 1/R1 + 1/R2, तब इससे कैलकुलेट करके निकालते हैं। लेकिन जो आपका कैपेसिटर या संधारित्र के केस में होगा ये जस्ट उल्टा होगा रेसिस्टेंस का। रेसिस्टेंस में जो हम सीरीज में फार्मूला अपनाते हैं यहाँ हम पैरेलल में अपनाएंगे, और रेसिस्टेंस के अंदर जो हम पैरेलल में अपनाते थे वो यहाँ हम सीरीज में अपनाएंगे। तो सबसे पहले 2 फैराडे और 5 फैराडे के 2 कंडेंसर श्रेणी क्रम में है, तो मुझे रेसिस्टेंस के तुलना में पैरेलल के जैसा व्यवहार करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम C फाइनल लिख देते हैं। श्रेणी क्रम है ना, तो 1/C फाइनल, क्योंकि वहाँ समानांतर क्रम के जैसा, जैसे रेसिस्टेंस में हम पैरेलल में करते हैं यहाँ श्रेणी क्रम में करेंगे, तो उस हिसाब से तो 1/2 और 1/5 हो जाएगा सर। इन दोनों को जोड़ देंगे, 5 और 2 का एलसीएम 10 होता है, 5 और 2 ऊपर हो जाएगा 7, 7/10 उलट देंगे 10/7 हो जाएगा। तो 2 फैराडे और 5 फैराडे का जो टोटल आया श्रेणी क्रम में होने से ये हो गया भैया 10/7 फैराडे। अब तीसरा जो कंडेंसर है वो 3 फैराडे का है, और चूंकि तीसरा है समानांतर में तो मुझे यहाँ पे रेसिस्टेंस तो है नहीं, तो मुझे यहाँ पे श्रेणी के जैसा रेसिस्टेंस में जैसे हम सीरीज में करते हैं वैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम कर लेंगे 31/7 इसका जो है आंसर हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा? 31/7 जो है यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तीसरे जो है आप यहाँ पे हम जो है फाइनल निकाल लिए, है ना। ये दोनों हमसे पहले 2 से निकाले, श्रेणी क्रम में था तो पैरेलल वाला रेजिस्टेंस के हिसाब से, और फिर ये जो है 3 था, ये 3 है कैसा समानांतर में लगे हैं, तो हम बताएं जैसे रेजिस्टेंस में करते हैं उसका जस्ट उल्टा संक्रिया अपनाते हैं। तो वहाँ पे अगर समानांतर होता तो 1/, करके लिखते, लेकिन यहाँ पे जो है सीधे जोड़ देना है, सीरीज जैसा बिहेव करना है। तो 31/7 आपका आ गया है। अब ये संधारित्र क्या होता है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुधा पूछे जाते हैं। यह एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए, स्टोर करने के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है ना। कैपेसिटर को, संधारित्र को, है ना। संधारित्र को क्या है, आवेश संग्रहित करने या फिर विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने, जो भी बोल सकते हो, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान रहेगी, रखना होगा, काम बनेगी, है ना। चलते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत किया गया है? कौन सा एक जो है मिसमैच है? आइए, दांडी मार्च लॉर्ड इरविन के समय आया था क्या?
12 मार्च 1930 को इसे सभी ने अवज्ञा आंदोलन भी कहते हैं। अपने आप में जो है ना, सही है। इरविन के समय में आया था, बाद में इरविन समझौता होता है गांधी जी के साथ और इसको जो है समाप्त करने का प्रस्ताव पास किया जाता है। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में आया था जी, ये काला कानून था और ये भी रॉलेट एक्ट जो है इसी के विरोध में कई सारे बात हो गई जो एक नरसंहार को जन्म दिया, जालियांवाला बाग हत्याकांड। इनके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड क्रिप्स, ये भी सही है क्या? नहीं, ये गलत है। लॉर्ड क्रिप्स के समय नहीं आया था, लॉर्ड लिनलिथगो के समय आया था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मिसमैच है। चौरा चौरी हत्याकांड लॉर्ड रीडिंग के समय 1922 में असहयोग आंदोलन बंद होने का कारण बना था। तो 3 अपने आप में सही है, चौथा सी जो है ये गलत है। दांडी मार्च की शुरुआत जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था, है ना, और इस आंदोलन को नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इसे अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। भारत सरकार के द्वारा जो हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे थे, है ना, तो ये भी यहीं से स्टार्ट किया गया था, साबरमती से ही, है ना। रॉलेट एक्ट ये चेम्सफोर्ड के समय लाया गया था। इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को संदेह के दायरे में लेकर पूछताछ किया जा सकता था, यहाँ तक कि गिरफ्तारी भी की जा सकती थी। एक प्रकार का काला कानून था, इसे काला कानून कहा गया है। इसी एक्ट का विरोध कर रहे हमारे कुछ नेताओं को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया था, जैसे सैफुद्दीन किचलू प्रमुख थे। इन गिरफ्तारी को लेकर के ही जालियांवाला बाग में हमारे कुछ वरिष्ठ नेतागण और वहाँ के स्थानीय लोग बैठ के विचार विमर्श हेतु इकट्ठा हुए थे। तभी मुखबिरी कर देने की वजह से जनरल ओडायर को पता चलता है और जनरल ओडायर ने गोली चलवा दिए थे। वो दिन था खतरनाक, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का, है ना भैया। ध्यान रखेंगे, ये जो है हमारे लिए इतिहास में एक काला दिन है। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक से महात्मा गांधी के द्वारा क्रिप्स मिशन की असफलता कहिए या विफलता कहिए या मुकरना कहिए के कारण जो है स्टार्ट करा गया था। उस समय भारत के वायसराय लिनलिथगो थे, है ना, लिनलिथगो। इसी आंदोलन में गांधी ने करो या मरो का नारा, डू और डाई का नारा दिया था। गांधी जी इस आंदोलन में अंग्रेजों के द्वारा गिरफ्तार होने के बाद पुणे के आगा खां पैलेस में रखे गए थे। ये पार्टिकुलर पॉइंट भी आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत जो फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं भारत छोड़ो आंदोलन से कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी का सहयोग नहीं किए थे या किए थे, ऐसा पूछे जाते हैं, है ना। ज़्यादा चेहरे नहीं हैं, आपको याद रखना है, जब भी पूछेगा आप आराम से नंबर पाओगे। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं के द्वारा भी सहयोग किया गया था, जिनमें कुछ प्रमुख उषा मेहता, ये वही उषा मेहता मैडम है जिन्होंने खुफिया रेडियो के माध्यम से भारत छोड़ो आंदोलन को सपोर्ट किया था और कहीं पे कुछ सफलता या फिर विफलता होती थी तो ये रेडियो के नेटवर्क माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते थे, खुफिया रेडियो से। ठीक है, रेडियो का भी इतिहास में पहले आपको बता चुका हूँ, इंडिया में ये पहली बार नहीं है रेडियो। तो उषा मेहता, अरुणा आसफ अली भी साथ दिए थे, सरोजनी नायडू, कल्पना दत्ता बाद में जो है नेता बन गई थी और ये सीपीआई की नेता रहे थे। सुचेता कृपलानी, जो आपका सुचेता कृपलानी है, राजकुमारी अमृता कौर, है ना। इसके अलावा इस आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से रेडियो का प्रसारण भी किया जाता था। भारत में रेडियो की शुरुआत 1923 ईस्वी एसएससी ने आंसर माना है एक बार। वैसे मैंने रेडियो का जो है निजी तत्व के द्वारा 1927 में, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विस 1930 में, ऑल इंडिया रेडियो 1936 में और आकाशवाणी 1957 में। ये रेडियो का कुछ बदलता हुआ नाम है। 13 फरवरी को रेडियो दिवस मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद समूचे देशी स्तर का पहला आंदोलन था। चौरा चौरी हत्याकांड 1922 के कारण इसे बंद करना पड़ा था। उस समय अंग्रेज रीडिंग था। ठीक है, अब ये देखिए जो मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि प्रथम आंदोलन, तो इसका मतलब कतई नहीं है कि गांधी जी के प्रथम आंदोलन यही था। देखिए, गांधी जी के प्रथम आंदोलन या सत्याग्रह से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 13 साल का एक्सपीरियंस रखा हूँ तो भाई 13 तरीके से चीज़ों को बता सकता हूँ। ठीक है भाई, देखिए ऐसा है कि सबसे पहले पूछता है कि गांधी जी जो है पहला सत्याग्रह कहाँ किए, तो इसका आंसर होता है साउथ अफ्रीका, क्योंकि वहीं से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई राजनीति वाली, खास करके जो ट्रेन से उतारे गए उसके कारण, जो आपका गोरा काला में भेद देखा वहाँ पे। इनके अलावा जब इंडिया लौट आए
तो 1917 में राजकुमार शुक्ला के आमंत्रण पे चंपारण सत्याग्रह करने के, लेकिन चंपारण बिहार में एक जगह है ना, चंपारण है, दक्षिणी चंपारण भी है और आपका जो पश्चिमी चंपारण भी है, पूर्वी चंपारण भी है। तो ओवरऑल चंपारण में मैं यहाँ पे नील की खेती से निजात दिलाने गए थे। तो ये तो एक रीजनल हो गया ना सर, ये तो बिहार स्तर पे हो गई, लेकिन जो पूरे देश स्तर पे पहला था ये असहयोग आंदोलन था। ठीक है, इसमें सभी धर्म समुदाय का जो है फुल सपोर्ट मिला था, इसीलिए यहाँ पे लिखा है समूचे देशीय स्तर का पहला आंदोलन। समझ में आया। स्वराज पार्टी की स्थापना जो है ये मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था। 1923 ईस्वी में किया गया था। एक यहाँ से गुड क्वेश्चन निकल के आएगा आने वाले समय में, क्योंकि कुछ जो है क्वेश्चन आजकल जो है टेढ़े मेढ़े भी आने लगे हैं। कल एक बच्चा इससे संबंधित एक क्वेश्चन जो है बता रहे थे कि असम पुलिस SI का कुछ एग्जाम हुआ है तो वहाँ पे आए थे। ठीक है, तो यहाँ से आने वाले समय में हो सकता है एक और क्वेश्चन आपसे पूछे कि जो स्वराज पार्टी के कौन सा सदस्य जो है असेंबली का अध्यक्ष चुना गया था बाद में, तो विट्ठल भाई चुने गए थे। तो ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, विट्ठल भाई नाम था उनका। इनके अलावा गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में इसी आंदोलन में चल रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन या दांडी मार्च को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था, है ना। इनके अलावा जो है आपका अगला है नेक्स्ट, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना जून 2024 में किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया था? तो ये असम के द्वारा चलाया गया था निजुत मोइना योजना। अब होते होंगे वहाँ पे उनके भाषा में कुछ, अब हमें असमी तो आता नहीं। मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, इस योजना को असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं के द्वारा चलाया गया था। इस योजना में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह को समाप्त करने का उद्देश्य शामिल है। अर्थात कुल मिला के ये बच्चियों पे एप्लीकेबल है, उनके जो है हित वाली योजना है। असम सरकार ने साल 2020 में अरुणोदय योजना की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य समाज में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिलाओं को सशक्त बनाना। इस योजना की तीसरी चरण की शुरुआत 2024 में की गई थी। आज आप देखेंगे तो ये भी एक प्रकार का फैशन हो रहा है। हर राजनीतिक पार्टी पहले यही कमिटमेंट करते हैं कि हम आ गए तो भाई हम जो है इतने पैसे देंगे, है ना। अब तो ये जो है हर स्टेट में लगभग इस प्रकार की योजना जरूर चल रही है। तो इसकी एग्जाम में आने की जो है चांसेस धीरे धीरे घटती चली जाएगी, क्योंकि ये कोई नई बात तो अब रही नहीं। ठीक है, फिर भी आपको जो है इसे ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा था जहाँ जहाँ महिलाएं, जहाँ जहाँ आपका किसान से संबंधित कोई बात होगी ये आपके एग्जाम में आएंगे। पर्यावरण जागरूकता से संबंधित कोई योजना है तो ये आपके एग्जाम में आने के लिए तैयार ही है। आशीर्वाद योजना पंजाब सरकार के द्वारा चलाया जाता है। इस योजना के तहत लड़कियों की शादी हेतु वित्तीय सहायता 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और एक परिवार के अधिकांश 2 बच्चियों को ही ये लाभ प्राप्त हो सकता है। यह पंजाब में चलाया जाता है सर, आशीर्वाद योजना। ठीक है, पंजाब सरकार के द्वारा अभी एक योजना चलाया गया तोहरे द्वार योजना। इस योजना का क्या पर्पस है? ये योजना है कि जो सरकार के कई सारे काम हैं, जो सरकारी काम है जिसका जनता को ज़रूरत होता है, वो घर बैठे ही इसका लाभ उठा सकते हैं। एक तरीके का ऑनलाइन टाइप का जो है परफॉर्मा है। हरियाणा राज्य के प्रमुख योजनाओं में आएंगे विवाह सगुन योजना, नाम से स्पष्ट है विवाह वाला होगा। अनाथ बच्चियों की मदद की जाती है आर्थिक रूप से, उनके शादी इत्यादि में, है ना। दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना, ये भी आपका हरियाणा में दूधों के उत्पादन पे सब्सिडी इत्यादि की व्यवस्था करी गई है। लाडो लक्ष्मी योजना, इस योजना के तहत आर्थिक लाभ महिलाओं को दिया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में आएंगे महतारी वंदना योजना। इस योजना में महिलाओं को 1,000 रुपया प्रति महीना दिया जाता है, जो भी एलिजिबल है ना हमारे माता बहन है। इसके अलावा लाडली बहन योजना ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती है और यहीं से ये जो है सिलसिला आपके एग्जाम में आना स्टार्ट हुआ था। ये भी एक आर्थिक मदद करने वाली योजना भी है, इन दोनों में से एक। इनके अलावा बच्चियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने सबला योजना शुरू किया। सर क्या? सबला योजना, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा नेक्स्ट, संविधान में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करने की व्यवस्था किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? सर फ्रांस से। मानव बंधुत्व का नारा, है ना, मानव
बंधुत्व का नारा जो है ये किस क्रांति का देन है? तो फ्रांसीसी क्रांति 1789। इसकी ईस्वी भी पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। लोकसभा के अध्यक्ष अर्थात स्पीकर लोकसभा चुनाव के सदस्यों के द्वारा ही जो है ना चुने जाते हैं। इसकी कोई नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इस बात को आपको जो है ध्यान रखना है। स्वतंत्रता, समानता और मानव बंधुत्व की विचारधारा फ्रांसीसी क्रांति 1789 की देन है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा में निर्वाचन पद्धति, ये दोनों के दोनों साउथ अफ्रीका के संविधान से इन्फ्लुएंस्ड हैं। इन्हें भी ध्यान रखेंगे, है ना। देखिए जो बच्चे राज्यसभा में आयरलैंड समझ रहे हैं, और राज्यसभा में जो 12 आदमी को डिप्यूट किए जाते हैं राष्ट्रपति साहब के द्वारा, ये व्यवस्था, ये सिस्टम जो है आयरिश संविधान का है। बाद बाकी जो चुनावी प्रक्रिया है वो साउथ अफ्रीका के संविधान का है। एकल नागरिकता, विधि का शासन, द्विसदनीय विधायिका, ये सभी के सभी ब्रिटेन से संबंधित है। इन्हें ध्यान रखेंगे। लेकिन यहाँ पे एक VVI पॉइंट बनता है और कन्फ्यूजन पेयर बनता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेगा तो जापान के संविधान से होंगे, और विधि का शासन खाली कहेंगे तो फिर ब्रिटेन से हो जाएंगे। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग जो उन्हें हटाने की बात होती है आर्टिकल 61 में है सर। पकानी कोका दियोदशम आपको याद होगा। उपराष्ट्रपति का पद, ये सभी के सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। मजबूत संघीय व्यवस्था, ये कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। आपातकालीन प्रावधान, जर्मनी के बीमर संविधान से लिए गए हैं। लोकसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 84 और 47 सीटें आरक्षित है। अभी जो आपका एक संविधान संशोधन पेश किया गया है, 106वां संविधान संशोधन जो हुआ है, ये जो है संसद की लोकसभा और राज्य के विधानसभा के अंदर महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने की बात करी गई है, अर्थात 1/3। वहाँ पे लोकसभा में 84 रिजर्व है, 4 किसकी? SC के लिए और 47 ST के लिए। लोकसभा का संरचना देखेंगे, वर्तमान में 550 होते हैं। वर्तमान में चल रही है 543 के ऊपर। 550 में 20 + 530 की रेशियो होती है। 20 आपका यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं, और 530 आपके राज्य से आते हैं। लोकसभा को जनता का सदन, निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। इनके अलावा लोकसभा भले निम्न सदन है, लेकिन पावर राज्यसभा से ज्यादा है, कुछ मामला को छोड़कर, है ना। लोकसभा तथा राज्य के विधानसभा में महिलाओं की 1/3 सदस्यता के लिए अभी मैंने बताया 106वां। लोकसभा में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला भी स्पीकर लेते हैं। धन विधेयक कहाँ पे? आर्टिकल 110 के अंदर रखा गया है ना। इनके अलावा धन विधेयक का प्रावधान मैंने बता दिया था कैसे पास किया जाता है। तो धन विधेयक को पहले लोकसभा में लाया जाता है। ये लोकसभा है। लोकसभा में जैसे पास हुए तो फिर ये राज्यसभा के पास भी जाता है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं जाता है। अब ये राज्यसभा के पास गया, लेकिन राज्यसभा का जो पावर है इस मामले में नगण्य है, लड्डू है, शून्य है, कुछ भी नहीं है, समझ लीजिए, है ना। तो ये जो धन विधेयक लोकसभा से पास होके आया है, या तो राज्यसभा कुछ नहीं बोलेगा, है ना, मतलब मना तो कर ही नहीं सकता है कि मैं नहीं मानता, है ना, ये तो नहीं होगा। दूसरी बात, अगर 14 दिन तक इन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो ऑलरेडी पास समझा जाता है ना। 14 दिन के अंदर इन्हें लौटाना होता है अपनी प्रतिक्रिया के साथ, लेकिन ये प्रतिक्रिया एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। तो ये मना नहीं कर सकता, इसीलिए कहीं कहीं आप लिखा देखते होंगे धन विधेयक को कहाँ पेश किया जाता है? लोकसभा में। लेकिन राज्यसभा में पेश किया जाता है नाम मात्र के लिए। अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यकाल में एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की बढ़ोतरी की जा सकती है। कोई बच्चा बता सकता है कि अब तक संसद के कार्यकाल को ऑफिशियली कितनी बार बढ़ाया गया है? तो एक ही बार बढ़ाया गया था 1942 में,
माफ़ कीजिएगा 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसमें मौलिक कर्तव्य को भी जोड़े गए, कई सारे चीज़ों को सूची में अदला बदली की गई। उसी समय संसद के कार्यकाल को 5 से बढ़ा के 6 किया गया था, बाद में इसे रिवर्ट कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17वां भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हाँ, दूर मत भागो। 2021 इसलिए सर क्योंकि ये बाइनियल है, तो 2023 का रिपोर्ट 2024 में आएंगे, आ गए होंगे या फिर आ रहे होंगे, ऐसा ही होता है। दिसंबर के लास्ट, नवंबर के लास्ट में आता है। तो 2024 वाला तो आपसे पूछेगा नहीं, 2023 वाला, तो 2021 वाला ही आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे हमने रख दिया है। अब इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है आपसे पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश में सबसे अधिक वनावरण प्रतिशत वृद्धि तेलंगाना राज्य का था, वहीं अरुणाचल प्रदेश सबसे अधिक वनावरण कमी प्रतिशत वाला राज्य बना था। ये अपने आप में दोनों सही है, फिर भी अरुणाचल प्रदेश से मैं एक क्वेश्चन नीचे आपको बताऊंगा पॉइंट, तो आप कहोगे कि इतना होने के बाद भी यहाँ पर हो रहे, है ना, तो आश्चर्य लगेगा। ठीक है भैया, देखिए 2021 में जितने भी देश है वहाँ पे जो वनावरण है उसमें तीव्र वृद्धि यानी 3% के करीब तेलंगाना में था, वहीं पे सबसे तेज दर से घटा था कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, है ना। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एक सेकेंड, भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष, हाँ, ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है दादा क्योंकि प्रत्येक वर्ष नहीं, ये बाइनियल है, 2 साल में एक बार होता है, इसीलिए आंसर एक ही आपका सही होगा। दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा सिर्फ इस वजह से कि प्रत्येक वर्ष लिखा है, अगर प्रत्येक द्विवार्षिक लिखा होता तब सही हो जाता। भारतीय वन रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण के माध्यम से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन रहकर अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं। पहली बार इस प्रकार की रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था। यह रिपोर्ट प्रत्येक दूसरे वर्ष जारी किया जाता है। ध्यान रखेंगे, जनगणना अपने यहाँ 10 वर्ष पे होता है, वनों की काउंटिंग 2 वर्ष पे होती है, वन रिपोर्ट, है ना। पशु की जनगणना 5 वर्षों पे होती है। तो ये 3 प्रकार की हमारी जनगणना भी है, जानवरों की, हमारी, हम लोग भी जानवर ही एक प्रकार का एनिमल में ही आते हैं, और ये 2 साल पे पेड़ पौधों की, है ना। वर्ष 2021 में देश के कुल वन क्षेत्र 21.71% था, जो 2019 से माइनर वृद्धि में था। 2019 में देश में जो वनावरण था 21.1 था, माफ़ कीजिएगा, वनावरण में नहीं आएगा, और भी लोग चीज़ शामिल हो जाते हैं, वन खाली कहना पड़ेगा, है ना। तो 21.04 की बढ़त हुई थी, तो आप यहाँ पे 67.471, तो 67 था 2019 के अंदर। 2021 में 21.71 था। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाले राज्यों में तेलंगाना था, है ना। वहीं वनावरण में सबसे अधिक कमी पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में सबसे अधिक कमी अरुणाचल प्रदेश में था। तो यहाँ पे तेलंगाना टॉप पे है वृद्धि में, अरुणाचल प्रदेश घटाने में टॉप पे है, फिर भी अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे आते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत के 4 बड़े राज्य जहाँ सबसे अधिक वन है, मध्य प्रदेश 1 नंबर पे है, और आज भी अरुणाचल प्रदेश सेकेंड स्थान पे है वनों के मामले में आफ्टर एमपी। ठीक है, प्रतिशत के हिसाब से 3 सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, मिजोरम में सबसे अधिक वन है। मिजोरम लिटरेसी रेट भी हाई रखता है, केरला के बाद ही, याद होगा आपको, शेरछिप जिला जो है मिजोरम में ही है, जो इंडिया का सबसे अधिक पढ़ा लिखा जिला भी है ना। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये 3 वो राज्य हैं जो सबसे अधिक प्रतिशत के हिसाब से वन क्षेत्र अपने अंदर रखते हैं। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय देहरादून में है, वन अनुसंधान केंद्र भी देहरादून में है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 में किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में किया गया था। ब्लू मून से आप क्या समझते हैं? किसी महीने में आने वाली पूरी दूसरे चांद को अपन ब्लू मून कहते हैं। पूर्ण चंद्र और अगले चरण की पूर्णावृत्ति के बीच का समय अंतराल औसतन 29.53 दिन है, तो है ना, इसे 29 दिन पढ़ लेंगे। चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। शांति का सागर, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, है ना, चंद्रमा पे स्थित है। चांद पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है और दूसरा व्यक्ति बज एल्ड्रिन है। तो आजकल नील आर्मस्ट्रांग को नहीं पूछ रहा है, आजकल बज एल्ड्रिन को पूछ रहा है। इन लोगों का नाम कैसा रहता है, खतरनाक है ना। सप्तर्षि या उर्सा मेजर जो एक प्रकार का तारामंडल है, इसका अन्य नाम बिग डीपर या ग्रेट बियर भी होता है। तो इतने सारे नाम है एक ही का, है ना, उर्सा मेजर, बिग डीपर, ग्रेट बियर, है ना। पूर्णिमा के बाद आगामी 14 दिनों तक की अवस्था को चंद्रमा का क्षयन अवस्था कहा जाता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, रात में वह सूर्य के प्रकाश का ही परावर्तन होता है। इस कारण हमें चंद्रमा चमकता हुआ दिखाई
देता है। ठीक है भाई। इनके अलावा चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी पूछा जाता है। पृथ्वी और सूरज के बीच का दूरी भी डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, जो पिछले दिन हम आपको बताए थे, है ना, जो आपका कितना था 45 पे 8 को सुनना था। ठीक है। अब देखिए चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर होता है। पृथ्वी की द्रव्यमान 6.10⁻24 kg होता है। पृथ्वी का त्रिज्या 6.4 × 10⁻6 मीटर होते हैं। ये तीनों आंकड़े जरूर याद रखेंगे। घनत्व याद रखेंगे 5.5 ग्राम/cc, इन्हें भी ध्यान रख लेंगे। पलायन वेग याद रख लेंगे 11.2 किलोमीटर पलायन वेग, है ना। गुरुत्वीय त्वरण याद रख लेंगे 9.8 मीटर/सेकेंड, है ना। ये सब जो है आपका पृथ्वी के तुलना में कुछ मतलब रिगार्ड में कुछ आंकड़े हैं जो डायरेक्ट एग्जामिनर डिमांड करता है आपसे, है ना। किसी पिंड का भार सबसे कम कहाँ पे होता है? भूमध्य रेखा पे होता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच बांटती है। इसके आसपास के क्षेत्र को डोलोड्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डोलोड्रम, है ना, डोलोड्रम, है ना। सिट्रस फल की खेती होती है यहाँ के आसपास। भूमध्य रेखा पर 13 गो देश स्थित है। भूमध्य रेखा 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण में ITCZ जोन है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जो 2 दिन पहले ही पढ़ाया था। और ये निम्न दाब का क्षेत्र होता है जहाँ पे आपका हवाएं अभिसरित होती है ना। निम्न दाब का मतलब वर्षा इत्यादि होंगे वहाँ पे। ठीक है। इसके अलावा भूमध्य रेखा की स्थिति जो है भारत की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा से 8 डिग्री जो है, मान लीजिए ये आपका भूमध्य रेखा है, तो यहाँ से 8 डिग्री जो है आपका नॉर्थ में भारत स्थित है, इस प्रकार से। ठीक है भैया, ध्यान रखना। इनके अलावा ग्रह कितने हैं? 8 है। इस वाले सीरीज में मैंने ग्रह नहीं पढ़ाया है, इसीलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे। ग्रह 8 है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। आकार के अनुसार सबसे छोटे और सबसे बड़े। आकार में सबसे बड़े हैं आपके जुपिटर और सबसे छोटे हैं आपके बुध। ठीक है, तो इन्हें ध्यान रख लेंगे। तो ऊपर का जो क्रम देख रहे हैं ये सूर्य से बढ़ते हुए दूरी के अनुसार है। नीचे का जो आप क्रम देख रहे हैं इनके विशालता का क्रम है। ठीक है। इनके अलावा यहाँ से बहुत कुछ जानने वाला है। बिना उपग्रह वाला ग्रह 2 है, बुध और शुक्र, इनके पास कोई उपग्रह नहीं है। लाल ग्रह मंगल को नीला ग्रह, पृथ्वी को पीला ग्रह कहा जाता है, शुक्र को यहाँ नहीं लिख पाया। अच्छा, पीला ग्रह लूसीफर ग्रह, पृथ्वी का बहन, सबसे चमकीला ग्रह, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। सभी ग्रह, सभी जितने भी यहाँ से यहाँ तक है, यानी पीला से लेके इस इवनिंग स्टार तक जितने भी उपनाम है सभी शुक्र का है। सबसे गर्म ग्रह भी कह दीजिए, यहाँ पे सबसे गर्म ग्रह भी कह दीजिए। ठीक है। हरा ग्रह अरुण को कहा जाता है। इनके अलावा शनि ग्रह के चारों ओर आपके रिंग पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं। वर्तमान में शनि सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह है, इन्हें ध्यान रख लेंगे। सूर्य के नजदीक के 4 ग्रह को आंतरिक या पार्थिव ग्रह कहते हैं, जिसे हम खुले आंखों से देख सकते हैं। जबकि दूर स्थित 4 ग्रह को हम बाहरी ग्रह कहते हैं, जोवियन ग्रह कहते हैं, या फिर कम सघन ग्रह या गैसीय ग्रह भी कहते हैं, है ना। जो 4 गो दूर में था, जैसे बृहस्पति से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। इनके अलावा सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे कम समय बुध को लगता है 88 दिन, और सूर्य का परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगेगा वरुण को, क्योंकि मैंने इसका एग्जाम्पल कई बार दिया था। जैसे ये आपका सूर्य है ना, यहाँ पे बुध है और यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है 8वें क्रम पे वरुण है ना। तो इनके परिक्रमा जो जितने नज़दीक में रहेंगे वो उतने कम समय में कर लेंगे। चूंकि वरुण सबसे दूर में है इसीलिए सबसे दूर में करेगा। तो सीधे प्रोपोर्शनल किसके हो गए कि सूर्य से दूरी के अनुसार जो ग्रह बैठा है वो परिक्रमा के समानुपाती होंगे लेने वाले टाइम के अनुसार। ठीक है भैया। इनके अलावा जो अपने एक्सिस पे रोटेशन है, ये इसका मामला थोड़ा उल्टा है। अपने एक्सिस पे रोटेशन का मतलब है कि अपने ही अक्ष पे घूमता है, और यही रोटेशन दिन की अवधि तय करती है। अर्थात सभी ग्रहों में सबसे छोटा दिन की अवधि किस ग्रह पे होता होगा कोई बच्चा? तो ये जुपिटर ग्रह पे जो है ना सर, सबसे छोटे दिन की अवधि होते हैं। ये 10 आवर से भी कम की अवधि होती है ना। जैसे पृथ्वी पे 24 घंटा, वहाँ पे 10 आवर से भी कम की जो है आपका दिन होता है। कहाँ पे? जुपिटर पे, क्योंकि एक रोटेशन ये 10 घंटा के अंदर ही तय कर लेते हैं। वहीं पे शुक्र ग्रह का दिन सबसे लंबा होगा, क्योंकि शुक्र ग्रह को अपने एक्सिस पे रोटेट होने में सबसे अधिक समय लगता है। 69वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 द्वारा संविधान में किस अनुच्छेद को शामिल किया गया था? अनुच्छेद 239A। एक तो दिल्ली का शासन सियासी मामला, ऊपर से ये आर्टिकल वगैरह आना, ये आपके एग्जाम को खास बनाता है, इसीलिए ये वाली पढ़ाना जरूरी था।
69वां संविधान संशोधन के द्वारा 239 AA जो है आर्टिकल आपके संविधान में ऐड किया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के दिल्ली के रूप में नामित किया गया था। संविधान में 239 AA दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेशों का दर्जा देता है। एस बालकृष्णा समिति के सिफारिश के तहत दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। मई 2023 में सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की एक पीठ ने, है ना, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़ के, यानी 3 ऐसे चीज हैं जिस पे दिल्ली का जो है अपना कानून नहीं बनाया जा सकता, बाद बाकी चीज़ों पे कानून बना सकते हैं, ऐसे जो है एक 5 न्यायाधीश के पीठ ने जो है जस्टिस सुनाया अपना। देखिए दिल्ली में क्या है, सियासी मामला में थोड़ा सा बता दूं, दिल्ली में क्या होता है, मुख्यमंत्री भी होता है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। दिल्ली का अपना विधानसभा भी है। जब विधानसभा है तो इसमें कानून बनाएंगे, लेकिन हर मामले पे कानून बना नहीं सकता, ये कहते हुए कि भाई जो है इंडिया जो है इंडिया का राजधानी है दिल्ली, तो केंद्र सरकार का कहना है कि ये जो है केंद्र सरकार के नियंत्रण में होनी चाहिए। तो ये जो है उथल पुथल चल रहा होता है, इसी बीच आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं ये सब, ठीक है। तो जो 5 न्यायाधीश के पीठ थे, अगर आपसे पूछा जाए कि 5 न्यायाधीश का फैसला जो मई 2023 में आया था, तो दिल्ली में किस विषय पे वहाँ के स्थानीय सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, तो आप कहेंगे पुलिस और भूमि और आपका सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है। इनके अलावा संसद ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है, तो ये करंट के दृष्टिकोण से और भी इम्पोर्टेंट है। इसके अनुसार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन किया जाएगा, एक इंस्टीट्यूट टाइप का। इस संस्था का प्रमुख कार्य होगा ट्रांसफर और पोस्टिंग होगा, सतर्कता से संबंधित मामले होगा, अनुशासनात्मक कार्यवाही जो भी मतलब कार्य होते हैं, मतलब जो अधिकारीगण पे, वो सब जो है इसके अंतर्गत होना चाहिए। जब ये वाले विधेयक में ये चीज पास किया गया भाई इसकी गठन होगा और इसके जो है प्रमुख काम होंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सिविल सेवा प्राधिकरण में अध्यक्ष कौन होंगे, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री होंगे, है ना। दिल्ली के मुख्यमंत्री, जब ये संस्था बनेगा तो अध्यक्ष कौन होगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी हैं, आतिशी। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना है, ठीक है। इनके अलावा 66वां संविधान संशोधन 2002 संविधान के DPSP के अंतर्गत अनुच्छेद 45 प्रारंभिक स्कूली शिक्षा, यानी जो 14 से कम कह नहीं सकते, प्रारंभिक सही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे पूर्णतः एज अलग नहीं किया गया था। बाद में इसी को आगे बढ़ाते हुए 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ, तो मौलिक अधिकार में भी एक ब्रांच जोड़ दिए गए और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ दिए गए, जो दोनों अलग अलग लोगों पे एप्लीकेबल होता है। जो मौलिक अधिकार में जोड़े गए आर्टिकल 21A में रखे गए, तो और जो मौलिक कर्तव्य में जोड़े गए ये आर्टिकल 51A के में रखे गए, ठीक है। तो जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उन बच्चों का मौलिक अधिकार है। जैसे मैं बच्चा हूँ तो मेरा मौलिक अधिकार है कि मुझे निःशुल्क शिक्षा लेना है अगर मैं 14 वर्ष से कम हूँ तो, है ना। लेकिन मैं किसी का बच्चा हूँ तो मेरे माता पिता का कर्तव्य है कि मुझे शिक्षा दिलाएं, है ना। तो ये चीज़ है 51A में जो मौलिक कर्तव्य में है, और 21A में जो है ये आपका बच्चे का अधिकार हो जाता है डायरेक्ट। भारतीय संविधान के 74वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान का भाग 9A जोड़ा गया था, है ना। और इसमें जो है आपका नगर पालिका से संबंधित, है ना, रखा गया था चीज़ों को। 12वीं अनुसूची भी जोड़ा गया इसी संविधान संशोधन आइन 74वां 1992 की बात है सर, ये 1992 की बात है ना। और इसमें जो है 18 विषय शामिल किए गए नगर पालिका से संबंधित। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बहुत बार बता चुका हूँ कि भाई 11वीं अनुसूची जो है आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है। आप सभी जानते हैं कि 9वां भाग और 11वीं अनुसूची ये दोनों ग्राम पंचायत से संबंधित है। तो आप बताएंगे कि 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत से संबंधित कितने विषय को शामिल किया गया है, ठीक है। जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है जनगणना 2011 में दशकीय वृद्धि प्रतिशत पुरुष की तुलना में महिलाओं की अधिक थी। ये सही है जी, दशकीय वृद्धि ओवरऑल 1764 थे, लेकिन पुरुष के तुलना में महिलाओं की जो वृद्धि दर थी वो ज़्यादा बढ़ी थी जनगणना के अनुसार। फिर आप कहेंगे लिंगानुपात घट कैसे गया, तो पहले दिमाग लगाइए, जितना महिला था उसके हिसाब से ज़्यादा प्रतिशत बढ़ा गया था, न कि ओवरऑल जनसंख्या के हिसाब से। समझ में आया? अब समझ में आया होगा। इसके अलावा 1921 के बाद पिछले दशक की तुलना में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई, है ना। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कब हुई थी इंडिया में? 1911-21 के दौरान हुई थी। कई कारण थे, है ना। लेकिन इसके बाद जस्ट दूसरे पायदान पे सबसे कम डेकेडिकल ग्रोथ वाला जो 2011 जनगणना रहा। आई होप ये जो आया है अगला जो अभी जो जनगणना आएगा 21 में, इसमें भी कम हो, लेकिन कम होने से भी क्या होता है ना,
करता नहीं क्या करता, एक कहावत है ना। तो यहाँ पे 142-43 करोड़ हो गए हम लोग, है ना। उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। अब आते हैं समझते हैं। देखिए जनगणना से गुड क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो तो आपको कहीं भी मिलेगा, टॉपिक बैच में भी अच्छे से मैं पढ़ा दिया हूँ। लेकिन इसमें कुछ गुड क्वेश्चन भी है, जैसे धर्मावलंबियों के परसेंटेज कितना है, कौन से धर्म के लोग किस राज्य या किस रीजन में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, अमुक धर्म में कितने प्रतिशत की ग्रोथ देखी गई थी, है ना। फलना राज्य का सबसे अधिक लिटरेसी वाला जिला कौन सा है, फलना जिला में कितने लिटरेसी रेट हैं, है ना। ये इन राज्यों में महिला साक्षरता पुरुष साक्षरता के बीच डिफरेंस क्या है। तो ये सब गुड बातें हैं, है ना। आइए 2001-11 के दशक के दौरान भारत की जनसंख्या 181 मिलियन से अधिक वृद्धि हुई, जो 1911-21 को छोड़कर, जिसे वास्तव में पिछले दशक की तुलना में कम जनसंख्या बढ़ी है। 2001-11 इसलिए क्योंकि ये दशकीय के फॉर्मेट में लिखा है ना। 17.64 था आपका डेकेडिकल ग्रोथ, 17.19 था आपका औसत से कम हो गया ना पुरुष का, और औसत से अधिक 18.12 महिलाओं का जो है दशकीय वृद्धि था। जनगणना 11 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार देश की जनसंख्या 121.019 मिलियन है ना। इनके अलावा 623.72 51.54% पुरुष और 48.46% महिला, ये भी पूछे जाते हैं स्पष्ट रूप में। कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, है ना, इसकी तादाद थी सर 13.1%, जबकि 2001 में यह आंकड़ा 15.9% था, यानी कुछ ना कुछ तो घटा है ना। इनके अलावा देश में 2011 जनगणना के अनुसार किशोर वर्ग की जो आबादी थी, जो 10 से 19 वर्ष के बीच आते हैं, ये 20.9% था। ये किशोर वर्ग वाला पर्टिकुलर बात CGL प्रे 2024 में आया था, मैंने वहीं से यह आइडिया गेन किया और आपको ये क्वेश्चन अलग अलग फैक्ट के साथ पढ़ाया है। अगला है निम्नलिखित संस्थान तथा उनके संस्थापक के साथ किसका मिलान सही नहीं है ना। देखिए बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी सर विलियम जोन्स, सही बात है भाई, 1784 की बात है ये। फर्ग्यूसन कॉलेज पूना बाल गंगाधर तिलक और भी नेतागण थे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़ी हुई चीज़ है। जामिया मिलिया इस्लामिया एनी बेसेंट नहीं थी इसमें, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर सी रॉन्ग मैच है, बाद बाकी 2 सही है। फर्ग्यूसन कॉलेज ये कहाँ पे है, पुणे में है। बाल गंगाधर तिलक साहब, विष्णु शास्त्री चिपनुलकर, गोपाल गणेश सागरकर, माधवराव नामजोशी इत्यादि जो है इनके फाउंडरों में शामिल रहे थे। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में सर विलियम जोन्स के द्वारा स्थापित किया था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था कोलकाता के अंदर, है ना। करेंसी बिल्डिंग कहाँ पे है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूँ, करेंसी बिल्डिंग कहाँ पे है, आप लोग बताइएगा, है ना। फोर्ट विलियम कॉलेज लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। लॉर्ड वेलेस्ली जो है इंडिया में अंग्रेज की तरफ से सहायक संधि करने वाले पहले अंग्रेज हुए, इससे पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 में एनी बेसेंट के द्वारा बनारस में किया गया था, जो समय के साथ 1916 में BHU में कन्वर्ट हो जाता है, और BHU की स्थापना का श्रेय जो है महामाना मदन मोहन मालवीय को दिया जाता है। शांति निकेतन के फाउंडर गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर हैं 1901 ईस्वी में। शांति निकेतन को 2023 में 41वें विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को में शामिल किया गया था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में खिलाफत आंदोलन के सभी नेता लगभग, है ना, जैसे अली बंधु शौकत अली हो जाएगा। इनके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने। तो ये सभी के सभी जो भी खिलाफत आंदोलन में एक्टिव रहे थे, बाद में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के संस्थापकों में शामिल हुए। खिलाफत आंदोलन का संबंध अली बंधु से है, ये क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है ना। इनके अलावा होम रूल लीग भी पूछा जाता है, जो एनी बेसेंट और आपका मैंने बताया था बाल गंगाधर तिलक GT, है ना, ध्यान रखेंगे। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी विवियन डिराजियो के द्वारा 1826 में चलाया गया था। अगला है ज्योति याराजी ने एशियाई खेल 22-23 में भारत के लिए सिल्वर मेडल प्राप्त की थी, यह किस खेल से संबंधित है। ज्योति याराजी 22-23 वाला जो आपका एशियन गेम हुआ था, तो वहाँ पे जो है सिल्वर मेडल भारत के लिए प्राप्त की। तो ये कौन खेल से है, हर्डल रेस से। हर्डल रेस का डायामीटर जो है मैंने बता दिया था, 110 मीटर वाला में, 100 मीटर वाला में, 400 मीटर महिला में, 400 मीटर पुरुष में, आपको याद होना चाहिए, है ना। शूटिंग से संबंधित खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रमिता सिस्ट कौर, ये गोल्ड जीती है। रमिता सिस्ट कौर जो है ना, ये रमिता अलग है, सिस्ट कौर अलग है। ये सिस्ट कौर जो है शूटिंग में गोल्ड जीती थी एशियाई खेल 2022-23 में। ईसा सिंह, ये सब शूटिंग से है। सेलिंग से संबंधित, चूंकि सेलिंग ज़्यादा पॉपुलर खेल नहीं है हमारे इंडिया के लिहाज से, तो यहाँ की जो खिलाड़ी है नाम याद रखिएगा, नेहा ठाकुर। इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त की इस वाले इवेंट में, यानी एशियाई खेल में। इबाद अली
विष्णु श्रवण, ये सभी जो है सेलिंग से संबंधित है। सेलिंग मतलब कपड़ा ना बेच रहा है वो, सेलिंग मतलब जो है ना नहीं क्या नाव खेने टाइप से हो जाएगा। इनके अलावा घुड़सवारी से संबंधित भारतीय जिन्होंने नेशनल गेम 22-23 में ब्रॉन्ज मेडल जीता, अनुष अग्रवाल। चूंकि घुड़सवारी में तादाद बहुत कम थे और यही थे एकमात्र, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। अदिति अशोक महिला गोल्फर हैं। अदिति अशोक क्या है? महिला गोल्फर हैं। अदिति स्वामी, ज्योति सुरेखा वेन्नम, ओजस देवताले सभी भारतीय तीरंदाज है। तो एक अदिति स्वामी हो गया, एक अदिति अशोक हो गया। तो जो अशोक है वो गोल्फ खेलती है, जो स्वामी है वो क्या खेलती है? तीरंदाजी। अनु रानी महान भाला फेंक के महिला खिलाड़ी, 2022-23 में जो आपका एशियन गेम हुआ इसमें गोल्ड मेडल प्राप्त की भारत के लिए, और ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने रजत मेडल प्राप्त किया भारत के लिए भाला फेंक में, है ना। ऋषि बीना देवी वुशु खेलती है, भारत एशियाई गेम में इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त करी है। अगला है अर्जित कुल राजस्व और कुल लागत ... किसी फर्म का लाभ होता है। तो अंतर होता है, यहाँ पे अंतर फिल कर देंगे, आपका लाइन पूरा हो जाएगा। प्रति व्यक्ति उत्पादन लागत को औसत लागत के रूप में जाना जाता है। प्रवृत्ति लागत का उदाहरण कच्चा माल, पैकेजिंग, वितरण, है ना, ये पूछा जाता है। प्रतिवर्ती लागत क्या है? अल्पकालीन सीमांत लागत का वक्र की आकृति कैसी होती है? तो यू आकार का ऊपर की तरफ। जब किसी उत्पाद की कुल रेवेन्यू कुल खर्च के बराबर हो तो क्या ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं? क्या कहते हैं इसे? ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, समतुल्य स्तर कहते हैं उसे। सभी उत्पादों को कुल लागत को कुल उत्पादों की संख्या से भाग देने पे औसत लागत प्राप्ति होती है। ये तो बहुत जो है कॉमन चीज़ है कि भाई 50 रुपया खर्च हुआ, 5 को प्रोडक्ट बना, भाग दे दो तो 10 रुपये प्रोडक्ट औसत कोस्ट आ गया, है ना। अल्पकालीन औसत लागत बराबर औसत प्रवृत्ति लागत प्लस औसत नियत लागत होता है। तुलनात्मक लागत का सिद्धांत डेविड रिकार्डो ने दिया था, इसका नाम पूछा जाता है, अर्थशास्त्री हैं ये। इनके अलावा उत्पादों की संख्या में वृद्धि के कारण कुल लागत में परिवर्तन के कारण उत्पादन होने वाले लागत को सीमांत लागत कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अतिरिक्त उत्पादों के निर्माण के कारण उत्पन्न लागत को सीमांत लागत कहा जाता है। तो सीमांत लागत का भी फार्मूला आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये थे आज के प्रैक्टिस सेट का वीडियो, क्लास नंबर 19, है ना, जो सीजीएल मेंस के साथ साथ नीचे के जितनी एग्जाम है सभी को जो है बढ़िया बनाने के लिए अच्छा है आप लोगों के लिए। तो आप लोग इसे जो है रेगुलर रखिए। अगला क्लास जो है जल्दी आएगी, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके आप कंटेंट को बाय कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, इजाज़त दीजिए।